हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। दिस इज क्लास नंबर फर्स्ट। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में करंट अफेयर्स जो हैं वो इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, किस प्लेयर ने एशिया कप जीता, इस तरह की जो चीजें वो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। तो क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में? पूछा जाता है कि हायर एजुकेशन में जो अभी रिसेंट अपडेट हुए हैं, कोई इंपॉर्टेंट बॉडी बनी है या कोई नई स्कीम आई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आईसीटी में से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं जो इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स होती हैं, या पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी आपको कई बार करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि इंडिया में पॉल्यूशन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली एयर पॉल्यूशन। तो जो एयर पॉल्यूशन है आप देखेंगे ये आपके सिलेबस में भी है और ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट भी बन गया। तो यहाँ पर आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर्स में चीजें चल रही हैं वो आपके सिलेबस से मैच अगर कर रही हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैं इस सीरीज को लेकर के आया हूं, जिसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सिलेबस है उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ऐसी ये जितनी भी क्लासें आने वाली हैं हमारी, ये सभी क्लासें आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। यहाँ पे हम आपको टाइम टू टाइम क्लासेस के लिंक शेयर करते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वो भी हम आपको शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। इस सभी के जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। तो मेक श्योर आप जरूर इन सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, स्पेशली टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। एक सीरीज जो कि काफी सक्सेसफुल रही है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो है यूजीसी नेट रिवीजन सीरीज 3.0। इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। पेपर वन की जो ऑल 10 यूनिट्स हैं, एक सिंगल प्लेलिस्ट से आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 1 2 3 4 करके एक सिंगल प्लेलिस्ट से आपके पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स कवर हो जाएंगे मिनिमम टाइम में। यहाँ पे आप देखेंगे अभी लास्ट जो क्लास रही है, क्लास 10 हायर एजुकेशन, 30 मिनट्स में कवर किया है कंप्लीट यूनिट को। तो यहाँ पर हमने केवल टू द पॉइंट पढ़ा है, एवरग्रीन जो टॉपिक्स होते हैं उनको ही हमने कवर किया है। तो गाइस आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। इस सीरीज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इससे भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी पेपर में अच्छा स्कोर करने में। तो गाइस देखो, अब तक का जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके हायर एजुकेशन का इस डिकेड का, पिछले 10-20 सालों का मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज हुआ है वो हुआ है HECI। यूजीसी को रिप्लेस करके अब HECI आ रहा है। तो एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, प्लस कौन सा बिल जो है इससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है आपको याद कर लेने। तो HECI जो है रेफर्स टू प्रपोज्ड यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। द गवर्नमेंट द करंट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ बिल। अब इसका जो बिल है वो अप्रूव भी हो चुका है। रिसेंटली रिनेम द विकसित भारत शिक्षा अभियान बिल। तो ये बिल है, इसको आपको याद कर लेना है, बिकॉज कई बार तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। तो इस पार्लियामेंट में जो बिल का नाम था वो भी आपको याद रख लेना है, टू स्टैब्लिश दिस कमीशन। अच्छा, ये जो कमीशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब इसको क्यों क्रिएट किया गया है, क्या रीजन है? सो HECI एम्स टू रिप्लेस मल्टीपल एजुकेशन रेगुलेटर्स। तो जो मल्टीपल अलग अलग रेगुलेटर हैं अलग अलग फील्ड में, उन सभी को खत्म करके एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात कही जा रही है। जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एंड NCT है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन तीनों को रिप्लेस किया जाएगा एक सिंगल बॉडी के साथ, HECI। दिस कंसोलिडेशन इज मीन टू सिंप्लीफाई गवर्नेंस एंड रिड्यूस ओवरलैपिंग फंक्शन। अब ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि इससे क्या होगा, सिंप्लीफाई होगी गवर्नेंस और ओवरलैपिंग जो होती है फंक्शंस में वो नहीं हो पाएगी। तो HECI जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक प्रस्तावित एकीकृत नियामक निकाय है। और मैं बता दूं इसका जो बिल है वो भी पास कर दिया गया है। देखो लिखा हुआ है कि मौजूदा सरकार ने इस आयोग को स्थापित करने के लिए एक बिल, जिसे हाल ही में विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल के नाम से भी जाना जाता है, इसको मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर जो है मंजूरी मिल चुकी है इस बिल की। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि यूजीसी, AICT और NCT इन तीनों को मर्ज करके, मतलब आप कह सकते हो रिप्लेस करके, HECI को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर एकीकरण का जो मकसद है, मतलब सिंगल बॉडी क्यों बनाई जा रही है इन तीनों को रिप्लेस करके, उसका ये है कि शासन को आसान बनाना और ओवरलैपिंग के कामों को रोकना, कम करना, ये भी कह सकते हो। इसके लिए इस बॉडी को बनाया जा रहा है।
तो इसका जो लेजिस्लेटिव स्टेटस है तो वो क्या होगा, विकसित भारत शिक्षा अभियान बिल जो है प्रीवियसली रेफर्ड है एचईसीआई बिल, पहले इसको एचईसीआई बिल बोला जा रहा था बट अब इसको रीनेम करके इस बिल के नाम से जाना जा रहा है, हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। तो ये लोकसभा में या शायद लोकसभा में इस बिल को पास किया गया, और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर एक आप देखेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है इस स्टैट्यूटरी बॉडी में जब एक कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, कोई बॉडी बनाई जाती है जिसका बिल पास किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट ने वो बिल पास किया और फिर उसका बिल पास करने के बाद वो एक्ट बन जाता है। तो उस एक्ट के अंडर जब कोई बॉडी बनती है तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग वैधानिक बॉडी, वैधानिक बॉडी है ना, वैधानिक निकाय। तो ये जो बॉडी है एचईसीआई वो आई थिंक आपकी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वही बनेगी, क्योंकि अब तो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। स्कोप ऑफ एचईसीआई तो ये क्या है, इट विल रेगुलेट जनरल, टेक्निकल एंड टीचर एजुकेशन, तीनों का ही जो है इसका स्कोप रहेगा, तीनों का काम देखेगा ये। बट मेडिकल एंड लीगल फील्ड जो है इससे बाहर रहने वाले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, फंक्शनिंग कैसे 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 होगी इसकी, तो यहाँ पर मैं बता दूंगा इसकी, यहाँ पर 4 जो है वर्टिकल्स बनाए गए हैं अंडर द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क। एचईसीआई विल इंक्लूड मल्टीपल वर्टिकल्स विद डिस्टिंक्ट फंक्शन। तो 4 यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो इसकी फुल फॉर्म ये है। मेन रेगुलेटर अप्रूवल्स ओवरसाइट, ये अप्रूवल देगा, मेन रेगुलेटर यही होगा। इसके बाद नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगा NAC, जिसको अभी हम लोग NAAC के नाम से जानते हैं, अभी उसका काम जो है ये देखेगा। फिर एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर इंस्टीट्यूशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलर जो होगा सिलेबस वगैरह वो सब तय करेगा, और जो भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे पासिंग के। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, नॉर्म्स रिलेटेड टू फंडिंग थ्रू एक्चुअल फाइनेंसिंग अथॉरिटी रिमेन्स विद द मिनिस्ट्री, तो जो फंडिंग होगी वो मिनिस्ट्री ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी HEGC करके एक बॉडी बनाई जाएगी। दिस डिजाइन एम्स टू क्रिएट क्लैरिटी बिटवीन रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स एंड फंडिंग, तो पता रहेगा कि किसका क्या काम है, और इसके अंदर जो है चारों चीजें इस तरीके से काम करने वाली है। समझ में आ गया, चीजें इजी है, मैंने आप सभी के सामने ये भी कर दिया, आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। गोल क्या है इसका, जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इंस्टीट्यूशन में और जो काम को लेकर के ओवरलैपिंग हो जाती है उन सबको खत्म करना, एकेडमिक रेज करना एकेडमिक एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, एक्सेलरेट करना अप्रूवल एंड रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिले, अलाइन इंडियन हायर एजुकेशन विद ग्लोबल प्रैक्टिस फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये कुछ गोल्स हैं जिसको ध्यान में रख करके इसकी जो है काम स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा, कंट्रोवर्सी क्यों क्यों हो रही है, कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है इस चीज को लेकर के कि ये बिल जो है सही नहीं है, फिर इस तरह की जो सिंगल बॉडी सही नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ लोग आर्ग्यू करने के इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी जो है कुड बी वीकेंड अंडर अ सेंट्रलाइज रेगुलेटर, तो अगर सिंगल रेगुलेटर होगा तो इससे इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी वीक होगी। एंड क्रिटिक्स हैव आल्सो रेज इश्यूज अबाउट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकती है इन ड्राफ्टिंग प्रोसेस। तो एक सिंगल बॉडी अगर इतने सारे काम देखेगी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए उस चीज में भी, तो इससे रिलेटेड भी चीजें जो है सामने आ रही हैं। तो इसका NEP से 20 से क्या लेने देना है, इसका लेने देना ये है कि HEC द आइडिया ऑफ HECI originates फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 विच रिकमेंड लाइट बट टाइट, याद रखो इस स्लैंग को, यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन। तो इन्होंने ये इस NEP 20 में बोला गया था कि यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा जो कि लाइट बट टाइट जो है एक स्लैंग यूज किया गया है जिसके अंदर इस बॉडी को बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि NEP 20 के अंदर किस स्लैंग के अंदर जो है इस बारे में बात की गई थी, तो लाइट बट टाइट, मतलब सिंगल बॉडी तो है लेकिन टाइट काम करेगी, तो इस तरीके से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था NEP 2020 में। अच्छा, मैं बता दूंगा इसकी यहाँ पर कुछ चीजें और प्रपोज की गई हैं, जैसे स्ट्रिक्टर क्वालिटी ओवरसाइट एंड पेनल्टीज लगाने की बात कही गई है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि बात नहीं मानती है, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रेडेड पेनल्टी रिजार्व फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस दैट रिपीटेडली वॉयलेट रेगुलेशन। तो अगर इन नियमों का उल्लंघन बार बार करती कोई यूनिवर्सिटी, जैसे आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादातर इस तरह का काम करती हैं, कोई रेगुलेशन है उसको उसकी बात नहीं सुनती हैं, PhD के जो रेगुलेशन बनाए गए हैं, फिर जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के रेगुलेशन बनाए गए उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो इनमें फाइन लगेगा अब 10 से 75 लाख के बीच में। तो इससे क्या होगा ना, यूनिवर्सिटी के मन में डर रहेगा कि हम रेगुलेशन मानेंगे नहीं तो हमारे ऊपर फाइन लग जाएगा। पॉसिबल सस्पेंशन भी हो सकता है, डिग्री अवॉर्डिंग अथॉरिटी भी उसे छीनी जा सकती है, और यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशन भी क्लोज किया जा सकता है। प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर अफेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं तो उसके लिए भी कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाएंगे, तो इससे रिलेटेड भी जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।
तो गैस देखो मैंने हिंदी में भी चीज़ों को डाल दिया है, यहाँ पर कंटेंट डाल दिया है, तो बाकी आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने एक्सप्लेन तो हिंदी में ही किया है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब गैस देखो हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी और दोबारा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ की जो रैंकिंग रही है 2025 की, इसके बारे में बात करेंगे कि 2025 में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है और इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर यूज किए जाते हैं। तो ये गाइज आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2015, 2015 में इस रैंकिंग को बनाया गया था बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको एमएचआरडी पहले बोला जाता था, तो रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द फर्स्ट इंडिया रैंकिंग रिलीज। जो कि पहली रैंकिंग रिलीज की गई थी वो 4 अप्रैल 2016 में रिलीज की गई थी। उसके बाद एनुअल रिलीज आते रहे हैं और अभी लेटेस्ट 10th एडिशन आया था 2025 में, सितंबर 2025 में लेटेस्ट एडिशन आया था। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पे कौन रही, कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो नंबर 1 पोजीशन पे रहा है आईआईटी मद्रास। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो नंबर 1 पोजीशन रही है वो रही है आईआईटी मद्रास में, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, चेन्नई सिटी में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर लिस्ट और भी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आईआईएससी कर्नाटका बेंगलुरु वाला भी है इसमें। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी हो गई, तो ये 9th पोजीशन पे है। बीएचयू हो गया 10th पोजीशन पे। तो टॉप 10 में ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब आ जाते हैं टॉप 10 में। अगर हम बात करें इसके 10th के बाद की पोजीशन, तो इसके अंदर अगेन फिर आईआईटीज़ एंड आईआईसीज़ आ रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 13th पोजीशन पे। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है मणिपाल में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है 15th पोजीशन पे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, बिट्स पिलानी हम लोग बोलते हैं जिसे। अमृता विश्व विद्यापीठम है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है 19th पोजीशन पे, और होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट भी 20th पोजीशन पे। तो इसके अलावा भी और भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। वैसे तो मैं बता दूं कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 1-2 नंबर ही हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टॉप पे कौन है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये आपकी रिसेंट रैंकिंग है, तो आप उसको याद कर लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर हम बात करें कि क्या पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं नईआरएफ पे, तो इसके अंदर जो पहला पैरामीटर जिसकी 30% की वेटेज है वो है टीचिंग कैसी होती है वहाँ पर, लर्निंग एंड रिसोर्सेज किस तरीके के हैं। सो कवरिंग फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो हो गया, पीएचडी फैकल्टी कितने हैं वहाँ पर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरीके से हैं। दूसरा जो है इसके अंदर जो यूज किया जाता है पैरामीटर, दैट इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इसके अलावा थर्ड, इसकी 30% की वेटेज है। थर्ड है आपका ग्रेजुएशन आउटकम, कि कितने जो है असेसिंग असेसिंग हो रही है, प्लेसमेंट कैसी हो रही है, सक्सेस रेट्स क्या है। फोर्थ है आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसकी 10% है। तो लुकिंग डाइवर्सिटी एंड स्पेशल फैसिलिटीज हो गई। फिफ्थ नंबर पे परसेप्शन, के लोग क्या सोचते हैं, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयर एंड एकेडमिक रेपुटेशन सर्वे। तो यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, कितनी रैंक देते हैं उसको, तो ये भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। तो टोटल 5 जो है यहाँ पर पैरामीटर है, और उनकी वेटेज आप देख सकते हो 30% की स्टार्टिंग में, फिर 20 है, फिर 10-10 करके। तो इस तरीके से 100% इसकी वेटेज हो जाएगी एनआईआरएफ रैंकिंग की। अब गैस देखो मैंने अभी आज ही एक वीडियो बनाई थी, स्मार्ट प्लान टू क्रैक नेट जेआरएफ इन 15 डेज। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिए इस वीडियो को, बिकॉज इसके अंदर मैंने एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है बचे हुए टाइम में, किस तरीके से आप पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन किया है। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखें। वैसे तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये वाली वीडियो, आप जरूर गो थ्रू करें इस वीडियो को, इससे आपको पढ़ने में, चीज़ों को कवर करने में मिनिमम टाइम में हेल्प मिलेगी। सो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखें। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी जो है, इसके अकॉर्डिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसके क्या लेवल है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी आप देखेंगे कि एयर क्वालिटी इस टाइम पर जो इंडिया की बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ट्रेंड में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एक्यूआई के ऊपर। सो 0 से 50 अगर है तो गुड कैटेगरी में है, जो कि इंडिया में लॉकडाउन के टाइम पर, जब इंडिया में लॉकडाउन हो गया था, कोरोना आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो काफ़ी सिटीज़ का, काफ़ी शहरों का लॉक एयर क्वालिटी इंडेक्स इस लेवल में आ गया था गाइस, गुड के लेवल में आ गया था। सोचो ये जो हम लोग ही हैं जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हम कलेक्टिवली जो है इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। कंपनियां बंद हो गई थी ना, तो कंपनियों से पॉल्यूशन निकलना बंद हो गया था, और आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था सारी चीज़ें। तो उससे क्या हुआ था कि प्रदूषण निकलना ही खत्म हो गया, हम लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, तो प्रदूषण हमने भी फैलाना बंद कर दिया, इंसानों ने भी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा हो गया था उस टाइम पर।
उसके बाद फिर से जब ओपन हुआ तो फिर से धीरे धीरे बढ़ता गया। 51 से 100 के बीच में होगा तो सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 के बीच में होगा तो मॉडरेट, फिर पुअर कैटेगरी में आ जाएगा, फिर वेरी पुअर कैटेगरी में, फिर 500 तक जो है वो सीवियर कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा मैं बता दूंगा यहाँ पर कि जो लेवल है ये आपको याद रखना है कि 0 से 50 को क्या बोला जाता है, गुड बोला जाएगा। और कौन सा कलर है, कलर भी याद रखना है, इसको ग्रीन कलर बोला जाएगा। 51 से 100 के बीच में सेटिस्फैक्ट्री है, इसको लाइट ग्रीन बोला जाएगा। फिर 101 से 200 के बीच में इसको मॉडरेट लेवल कहा जाएगा, इसका येलो कलर होता है। ये कलर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर 201 से 300 के बीच में ऑरेंज कलर हो जाएगा तो पुअर कैटेगरी का। फिर रेड कलर आ जाएगा 301 से 400 के बीच में, फिर वेरी पुअर आ जाएगा। फिर जो लास्ट कैटेगरी वो सीवियर है, इसमें मरून कलर हो जाएगा आपका। तो ये जो है आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आपको, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अच्छा ये जो इसके अंदर जो हम एयर पॉल्यूटेंट लेते हैं, इसकी कौन कौन से पॉल्यूटेंट लिए जाते हैं, तो इंडिया के अंदर एज रिकॉग्नाइज अंडर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS 2009 में जिसको बनाया गया था, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लाइक यूजीसी नेट एग्जाम हो गया आपका। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो कौन कौन से हैं। तो पहले आपका पर्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5, ये दो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो पार्टिकल्स विद डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे कम है वो कहलाएंगे PM10, और PM2.5 कौन से कहलाएंगे, जिनका डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है या उसके इक्विवेलेंट है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं पर्टिकुलेट मैटर। अब ये निकलते कहाँ से गाइस, तो देखिए जो निकलते हैं वो निकलते हैं व्हीकल एमिशन से, मतलब ट्रांसपोर्ट से, कंस्ट्रक्शन डस्ट से, रोड डस्ट से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से निकलते हैं। हेल्थ इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका कि रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है, अस्थमा, लंग कैंसर, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मास्क पहन के निकलना चाहिए जब भी आपको लगे कि धुंध है बाहर। PM2.5 इज द मोस्ट डेंजरस पॉल्यूटेंट इन इंडियन सिटीज। तो PM2.5 ही सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा घातक है इंडिया में अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट्स में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसका सोर्स क्या है, कोल बेस्ड पावर प्लांट हो गए इसके अंदर। तो कंपनियां जो हैं, जो कंपनियां बड़े बड़े कॉर्पोरेट चल रहे हैं वहां से जो धुआं निकलता रहता है। ओल्ड रिफाइनरीज हो गई, डीजल कम्बशन हो गया। इफेक्ट क्या, अगेन वही, रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकती है, एसिड रेन हो सकती है, डैमेज टू वेजिटेशन हो सकता है। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी बन चुका है आपके एग्जाम में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है, इसका सोर्स क्या है, मोटर व्हीकल, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल कंबशन। इफेक्ट क्या होगा, लंग इन्फ्लेमेशन हो सकता है, रिड्यूस इम्यूनिटी एंड स्मोक फॉर्मेशन जो है देखने को मिल सकती है। अभी देखा होगा आपने कि स्मोक बहुत ज़्यादा बन रहा है हमारे इंडिया में, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इस टाइम पर बड़ी मात्रा में पाई जा रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, ये भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, यानी कि व्हीकल का, जनरेटर्स का, तो ये भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आता है। इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑर्गन, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, फेटल डेथ, हाई लेवल। ओजोन O3 जो है ग्राउंड लेवल पे जो पाई जाती है। सो सोर्स क्या है इसका, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ NOx एंड NVOCs इन सनलाइट। इन दोनों के रिएक्शन से बनता है ओजोन, जो ग्राउंड लेवल पे बनता है। चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, क्रॉप डैमेज हो सकती है। ओजोन जो आसमान में वो हमारे लिए अच्छा है, और अल्ट्रा वायलेट रेज को आने से बचाता है हमारे अर्थ में। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे वो खतरनाक होता है, हमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एक तरीके से पॉल्यूटेंट के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा लेड हो गया आपका, सोर्स क्या है इसका, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्मेल्टिंग, पेंट्स अर्लियर, पेट्रोल हो गया। तो इसका इफेक्ट क्या है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम पे असर डालता है, इस पर स्पेशली चिल्ड्रन के लिए बहुत खतरनाक होता है लेड। इसके अलावा हम बात करें अमोनिया की, तो NH3 इसको इंडिकेट करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक फर्टिलाइजर यूज करने से, वेस्ट ट्रीटमेंट से फैलता है ये। आई थ्रोट इरिटेशन हो सकती है इससे। बेंजीन होता है, पेट्रोल पंप से निकलता है। व्हीकुलर एमिशन, केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि ये भी जो आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है। इसके अलावा हम बात करें बेंजो, तो ये जो है ये बर्निंग ऑफ कोल से निकलता है, वुड गार्बेज, हाईली कैर्सिनोजॉनिक, मतलब इससे कैंसर तक हो सकता है। कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, इससे जो है कैंसर तक की जो प्रॉब्लम है, DNA में प्रॉब्लम हो जाती है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। फिर आर्सेनिक हो गया, इसका कोल कंबशन से होता है, मेटल स्मेल्टिंग से होता है ये, और स्किन कैंसर, इस तरह की जो डिसीज है वो देखने को मिलती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी देखने को मिलती है इससे। निकेल जो है ऑयल कंबशन से होता है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज से निकलता है। लंग इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ये कुछ टोटल 12 पॉल्यूटेंट हैं इसमें, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ पर 12 पॉल्यूटेंट दिख रहे होंगे। तो इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर 12 पॉल्यूटेंट है। PM10 हो गया, PM2.5, ये दो हो गए।
फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड अमोनिया, ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे इस पैरामीटर्स के अंदर। मेटल वाले आपका लीड हो जाएगा, निकल हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में बेंजीन हो जाएगा एंड बेंजो पायरीन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर लिए जाते हैं। इस टाइम पर आपकी सिटी में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप एक बार चेक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस भी सिटी में आप रहते हो उस सिटी का नाम लिखिए और वहाँ पर AQI कितना है इस टाइम पर, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं कि कौन सी सिटी में कितना AQI चल रहा है इस टाइम पर। तो आप ये काम करिए, फटाफट से कमेंट करिए। आप एक बार कैसे पता लगेगा, गूगल पे चेक करो। जैसे मैं दिल्ली में हूँ इस टाइम पर, तो मैं चेक करूंगा AQI दिल्ली, ये लिख करके अगर मैं सर्च करूंगा गूगल पे तो मुझे दिखा देगा कि इस टाइम पर कितना AQI चल रहा है। तो बस यही काम आपको करना है और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी सिटी से स्टूडेंट्स क्लासेस देखते हैं और प्लस हम ये भी देखना चाहेंगे कि किस सिटी में कितना AQI चल रहा है एट प्रेजेंट। तो ये फटाफट से कमेंट कर दो, देखते हैं कि किस सिटी में कितना चल रहा है। अच्छा गाइस, देखो इस तरह की जो क्लासेस हैं वो आपको अपकमिंग डेज में आती रहेंगी, मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फटाफट से। और अगर आप इस बचे हुए टाइम में अच्छे से स्टडी करके एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए 1 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। इसके अलावा हमने 20 डेज का भी क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया था आपको, पेपर 1 का रिवीजन बैच, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस ये सब हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आपका टारगेट जून एग्जाम है, जून 2026, तो ऐसे में आप 6 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज 6 मंथ वाले कोर्स से आपका जून एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा और दिसंबर एग्जाम भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिल जाता है, PDF नोट्स मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो रिवीजन है और प्रैक्टिस है सब अच्छे से हो जाती है, तैयारी आपकी अच्छे से हो जाती है। करना क्या आपको, सिंपली गाइस आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू।